नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट नंबर 5 है जिसमें मैंने निर्वाचन आयोग से संबंधित सवाल पूछे थे। तो चलिए उसके आंसर देख लेते हैं। तो जो पहला सवाल है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए? तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग की बात की गई है। दूसरा सवाल, निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो निर्वाचन आयोग की जो नोडल एजेंसी है वो है विधि एवं न्याय मंत्रालय। विधि एवं न्याय मंत्रालय निर्वाचन आयोग की एक नोडल एजेंसी है। अगला सवाल, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करी गई थी 25 जनवरी सन 1950 को। ठीक है, और इसने पहला चुनाव कब करवाया था? तो पहला चुनाव करवाया था 1952 में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो अनुच्छेद 324 में दिया गया है एक बहुसदस्यीय निकाय, बिल्कुल एक बहुसदस्यीय निकाय। इसमें एक मुख्य आयुक्त होता है तथा 3 अन्य आयुक्त होते हैं। नहीं भैया, इसमें एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो क्या होगा? दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 का 1, केवल 1 सही है। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। भारतीय निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति जी होते हैं। तो जितने भी संवैधानिक प्रमुख होते हैं, संवैधानिक आयोग है, उनके प्रमुख या उनके सदस्यों की नियुक्ति अधिकतर भारत का राष्ट्रपति करता है। 6वां सवाल, किस अनुच्छेद में प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिए गए? तो प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति संबंधी प्रावधान 324(4) में दिए गए। अच्छा, प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और किसकी सलाह पर? तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं 7वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है? बिल्कुल नहीं करता। अब भी हाल मैंने बताया कि राष्ट्रपति करता है। इसकी सेवा, शर्तें, पदावधि का निर्धारण राज्यपाल करेगा? नहीं, जब नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो राज्यपाल कैसे हिम्मत हो जाएगी? तो क्या होगा? दोनों कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं 8वां सवाल, भारतीय राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग को किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया था? तो 16 अक्टूबर 1989। 16 अक्टूबर 1989 के दिन निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय बना था, मतलब 1+2, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो 2 अन्य आयुक्त। 9वां सवाल देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्त की सेवा, शर्तें, पदावधि ऐसी होगी जो भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करे? बिल्कुल सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्त के पास समान होता, सामान्य नहीं, समान शक्तियां होती है। बिल्कुल, जितनी शक्ति निर्वाचन आयुक्त के पास है उतनी अन्य आयुक्त के पास भी होती है। तो क्या होगा? दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते 10वें नंबर पे, भारतीय निर्वाचन आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो निर्वाचन आयोग जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वो संसद को करेगा। ठीक है, मतलब अगर कुछ भी रिकमेंडेशन है, कुछ भी है, वो जो संसद से के सामने रखता है रिपोर्ट अपनी। 11वें नंबर पे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। गुरुदत्त तो वैसे एक्टर थे ना अपने। चलिए 12 नंबर पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्त के वेतन, भत्ते व दूसरे अनुलाभ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं? बिल्कुल होते हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश के समान। जितनी पेमेंट उतनी हो इसकी होगी न्यायाधीश की, उतनी ही निर्वाचन आयोग के सदस्यों की होगी। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों में नियुक्ति पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आज उनको पेमेंट मिल रही 90,000 और अगले साल तुम बोलो हम 80,000 देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आज उनको थोड़ी सी शक्ति दे रखी और अगले साल उसको कम कर दोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। 13वां सवाल देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त के मध्य विचारों में मतभेद होने पर क्या होगा? जैसे कि अगर निर्वाचन आयुक्त बोलता है कि ये यहाँ पर चुनाव होना चाहिए और ये 2 बोलते कि नहीं होना चाहिए, अब डाउट हो गए तो क्या करेंगे? यहाँ हम वोटिंग करेंगे, बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। जो लोग जिस डिसीजन के साथ 2 लोग आ जाएंगे वो डिसीजन ले लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त जो थी वी.एस. रमा देवी जी थी। रमा देवी जी, याद रखना है ना। 15वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है? गलत भैया,
6 वर्ष होता है, इसको याद रखना, 6 वर्ष और 65 बार, मतलब इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए। मतलब इसको ऐसे समझो कि 65 साल, जैसे आज किसी की उम्र है 62 साल और उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया जाता है, कार्यकाल तो उसका 6 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन वो क्या होगा, 6 कंप्लीट करने के चक्कर में उसकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 62 और 6 का 68 साल का हो जाएगा। नहीं, 68-60 से पहले वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर का सवाल। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। बिल्कुल हटाया, सही बात है, क्योंकि हमने देखा था कि उसकी सेवा शर्तें, पद और क्या नाम, उसकी पेमेंट वगैरह सब उच्चतम न्यायाधीश के समान थे, तो सीधी सी बात है उसी आधार पर उसे हटाएंगे। और आधार क्या क्या होंगे उसको हटाने के, दुर्व्यवहार व अक्षमता, अगर वो किसी से दुर्व्यवहार करे, और अक्षमता, सीधी सी बात है अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा 16 का, दोनों सही हैं। 17वां, फिर विचार कर लो थोड़ा सा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब, क्या होता है कि राष्ट्रपति ने आज नियुक्ति करी, कल हटा देगा अपनी मर्जी से, जैसे राज्यपाल के साथ होता है कि वो किसी भी मतलब अपनी किरण बेदी को पहुंचाया उन्होंने वहाँ पर गोवा, और अगला मन हुआ कि नहीं यार तुम अच्छा काम नहीं कर रही, हटा देगी। नहीं, ऐसा तो निर्वाचन आयोग के साथ नहीं कर सकता ना कि आज तुम हो कल नहीं हो, तो फिर चुनाव कौन करवाएगा। फिर दूसरा, उन्हें पद से हटाने हेतु संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। साधारण बहुमत से कैसे कर दोगे यार, तुम एक चीज़ बताओ कि मतलब साधारण बहुमत क्या होता है, मतलब 100 हैं, 100 में से मतलब 50 + 1, ये साधारण बहुमत हो गए। तो ऐसे तो कुछ भी चेंज कर दोगे, नहीं, तो क्या है, विशेष बहुमत चाहिए इसको हटाने के लिए। विशेष बहुमत क्या होता है कि सदन का बहुमत प्लस उपस्थित, उस दिन उपस्थित तथा मत देने वाले का 2/3 बहुमत, उपस्थित तथा मत देने वालों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों कथन गलत है। 18वां सवाल, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा है, डॉक्टर सुशील चंद्रा वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 19वां सवाल, निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिए गए। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। आगे बढ़ते हैं 20वां सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। तो न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई है अनुच्छेद 329 के द्वारा। थोड़े से अनुच्छेद देख लेते हैं कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बात करी गई। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 324, इसमें क्या बोला गया है कि जो चुनाव होंगे, उसके जितने भी चुनाव होंगे, मतलब संसद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, जो अपना निर्वाचन आयोग करवाएगा उसका अधीक्षण वगैरह करने की बात। फिर 325 क्या बोलता है, धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर आप जो निर्वाचक नामावली बनाओगे ना, तो उसमें कोई विभेद नहीं करोगे, ठीक है। फिर अनुच्छेद 326 की बात करते हैं। 326 क्या बोलता है कि वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार क्या होगा, मतलब जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो वोटिंग देंगे। 326 में बात हो गई। अब बात करते हैं 327 की। तो 327 में क्या होगा, जो विधानमंडलों के चुनाव होंगे, मतलब विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसका मतलब विधानमंडल में, संसद और विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसके संबंध में अगर कोई नियम बनाना है तो वो संसद उसके नियम बना सकती है। फिर 328 में बात करते हैं। तो इसमें जो है राज्य विधायिका को शक्ति दी गई कि राज्य विधायिका अपने राज्य के अंदर होने वाले चुनाव के संबंधित प्रावधान बनाने की शक्ति विधायिका के पास होगी राज्य की। फिर बात करते हैं 329 की। तो 329 के अंदर हमने अभी देखा है कि न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई। ये आपको पूरे के पूरे जो 6-7 अनुच्छेद है बिल्कुल जवानी रटे होना चाहिए, वहाँ जाके कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब 21वां सवाल देखते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए चुनाव की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है। तो चुनाव की अधिसूचना जो जारी की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, कि भारत का राष्ट्रपति घोषणा करता है कि भैया इस डेट को, मतलब इस डेट को तो नहीं, मतलब चुनाव होना चाहिए। फिर अब देख लेते हैं मत देने का अधिकार कैसा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके मसले में तो सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग बड़े फंसे हुए। निर्वाचन आयोग बोलता है कि भैया ये वैधानिक अधिकार है,
ठीक है। फिर इससे पहले जब 2010 या 12 की बात है, तब जस्टिस जोसेफ थे, वो बोले थे कि वैधानिक अधिकार। अभी हाल ही में जो चंद्रचूड़ अपने मुख्य न्यायाधीश से वो बोले कि वैधानिक अधिकार तो है ही है, लेकिन 21A, हाँ 21A के तहत ये संवैधानिक अधिकार भी होता है। तो बड़ा कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है। चलिए 23वां देख लेते हैं। फिर 23वां सवाल, परिसीमन आयोग क्या होता है? तो परिसीमन आयोग जो होता है वो क्या काम करता है, जैसे कि इंदौर में अपने कितनी है 9 विधानसभा सीटें, तो किस क्षेत्र में बटेगी वो 9 विधानसभा सीट कि LIG जो है या भंवरकुआ है, तो वो क्षेत्र कौन सी विधानसभा सीट के अंतर्गत आएगा? तो क्या होगा, विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, इसका आंसर ये हो जाएगा। 24वां आंसर, 24वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी तक कुल 5 परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। नहीं भैया, अभी तक सिर्फ कितने 4 परिसीमन आयोग का गठन हुआ। और कौन कौन से कब कब हुआ? तो पहला तो 1952 में, फिर हुआ 63 में, फिर 1973 में, और अभी लास्ट जो हुआ था 2002 में। तो कुल 5 परिसीमन आयोग का गठन हुआ। तो प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में हुआ था। हाँ मैंने देखा, अब भी 1952 में हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्त इसके पदेन सदस्य होते हैं। देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त तो होता है, लेकिन अन्य आयुक्त इसके सदस्य नहीं होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? केवल 2 सही है। आगे बढ़ते हैं 24 के बाद 25वां क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई? तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई। इसी अधिनियम के द्वारा अभी हाल ही में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में राहुल गांधी की सदस्यता किस अधिनियम के तहत रद्द की गई? तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। आगे बढ़ते हैं, मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है, किसकी सलाह पर? तो राज्य सरकार की सलाह पर इसकी नियुक्ति की जाती है। आगे, राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की सहायता कौन करता है? तो राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की सहायता करता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो ये अभी मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन, तो राज्य विधायिका की संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो जल्दी से कमेंट करके बता दो यार। तो चलो मैं ही बता देता हूँ। राज्य विधायिका की संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति अनुच्छेद 328 में दी गई है। 325 में क्या बात करेगी? धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर हम निर्वाचक नामावली में कोई विभेद नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई और आधार हो सकता है, जैसे इसके अलावा आधार क्या हो सकता है? जैसे नागरिकता संबंधी, तुम नागरिकता अमेरिका की लो और बोला हम वोट देंगे, हमारे निर्वाचक नामावली में शामिल करो, नहीं। ठीक है, 326 क्या बोलता है? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे। 327 में बात करेगी विधान मंडलों के चुनाव, मतलब संसद और विधानसभा के चुनाव संबंधित मामलों में संसद को कानून बनाने की शक्ति। फिर वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वयस्क मताधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 326 में दिया गया है। बिल्कुल जवानी रटे होना चाहिए, वो पूछेगा ऐसे ही। क्वेश्चन 30, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मताधिकार की आयु को घटाया गया है? तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 21 साल से घटाकर उम्र कितनी कर दी गई? 18 साल कर दी गई। अच्छा, और ये अधिनियम किस तारीख से लागू हुआ था, ये भी पूछ सकता है। तो 28 मार्च 1989 से यह अधिनियम लागू कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 327 संबंधित है। तो अनुच्छेद 327 क्या बोलता है कि विधानमंडल के चुनाव में संसद को कानून बनाने की शक्ति होना, कि विधानमंडल के चुनाव कैसे कैसे होंगे उसके संबंध में जो कानून बनाएगा वो संसद कानून बना सकती है उस पर। आगे बढ़ते हैं, 32वां, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन अगर कहीं लगता है और उसके बाद कुछ टाइम बाद, कितने टाइम बाद, उसी पर क्वेश्चन पूछा कि निर्वाचन आयोग डिसाइड करता है कि वहाँ चुनाव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में कितना समय समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाएं या नहीं, इस संबंध में निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को सलाह देता है। राष्ट्रपति से बोलता है कि चुनाव करवा लो। तो 1 साल अगर हो जाते हैं
तो 1 साल अगर हो गए चुनाव नहीं हो तो 1 साल के पश्चात वो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को सलाह देगा कि यह चुनाव करवा सकते हैं, सब कुछ अच्छा है। जैसे कि सोच लो कि जम्मू कश्मीर है, यहाँ आपातकाल बोल रहा हूँ, अपना राष्ट्रपति शासन लगा था, और उसके बाद वो जाएगा कि नहीं नहीं यहाँ पर अब आतंकवादी घटनाएं वगैरह कम हो गई, अब करवा सकते हो, तो वो देख लेगा परिस्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 33वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता के संबंध में मौन है। बिल्कुल, संविधान में वो बात ही नहीं कर रहा है कि क्या अर्हता होना चाहिए, मतलब कि अर्हता से संबंध मतलब होता है कि वो 12वीं पास होना चाहिए या उसे सरकारी नौकरी करते हुए 10 साल हो जाने चाहिए, तो कोई बात नहीं, कोई बना सकते हो। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, ये बात सही है। संविधान में ये बात ही नहीं करेगी कि वो कितने साल तक निर्वाचन आयोग रहेगा। तीसरा सवाल, संविधान में सेवानिवृत्ति पश्चात निर्वाचन आयोग के सदस्यों को नई नियुक्ति पर रोक लगाई गई? बिल्कुल नहीं लगाई गई। निर्वाचन आयोग से वो रिटायर होने के बाद वो किसी यूपीएससी का मेंबर भी बन सकता है या कोई एनजीटी का अध्यक्ष बन सकता है। तो क्या होगा, तो केवल 2 सही है, तो इसका कहाँ आंसर है, इसमें आंसर क्वेश्चन हाँ सी, केवल 2 गलत है। आगे बढ़ते हैं। 34वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। निर्वाचन आयोग रिगिंग क्या होता है, मतलब गलत तरीके से वोट करवाना, बूथ कैप्चरिंग के आधार पर चुनाव रद्द कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मतलब अगर ये नहीं कर सकता तो फिर निर्वाचन आयोग का फायदा क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, वे राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देता है? गलत बात है। राज्य विधानमंडलों की सदस्यता की निर्भरता के संबंध में वो सलाह देगा राष्ट्रपति को, और संसद के सदस्यों की निर्भरता संबंधित मामले में वो देगा राष्ट्रपति को। तो विधानमंडल में वो राज्यपाल को देगा और अपने संसद के मामलों में राष्ट्रपति को देगा। तो क्या आंसर होगा इसका, केवल 1 सही है, ए। आगे बढ़ते हैं। 35वां, राष्ट्रीय दल, अभी हाल ही में राष्ट्रीय दल का दर्जा अपने आम आदमी पार्टी को मिला है। तो पहला, राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं? पहला, लोकसभा अथवा विधानसभा आम चुनावों में न्यूनतम 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना। बिल्कुल, ये तो सही बात है कि 6% वोट मिल जाए आपको लोकसभा या विधानसभा चुनावों में न्यूनतम 4 राज्यों में। फिर दूसरा, इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीट जीत जाओ। हाँ बिल्कुल बात है, ये भी कर सकते हो आप। फिर तीसरा, लोकसभा में कम से कम 1% सीट हो तथा ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। ये थोड़ा डाउट लग रहा है, लोकसभा में कम से कम 1% सीट तो बहुत कम हो जाए, तो इसका क्या होगा, 1% नहीं 2% सीट आपके पास हो लोकसभा के अंदर और ये कम से कम 3 राज्यों में जीती हो। तो क्या होगा, 1 और 2 सही है, मतलब इसका आंसर होगा सी, केवल 3 गलत है। 36वां सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो संविधान संशोधन हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायती राज आया था, उसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 37वां सवाल, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया है तो किया गया है वो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 38वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का अधीक्षण करता है। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का अधीक्षण क्यों ही करेगा वो? तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या क्या करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत और नगर पालिका के चुनाव का अधीक्षण करता है। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत एवं नगर पालिकाओं की मतदाता सूची जारी करता है। तो क्या होगा इसका आंसर, बी, केवल 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के लिए चुनाव का संचालन व अधीक्षण करता है? तो हमने देखा था 243 के तहत तो अपने वो हो गया पंचायती राज, और नगर पालिकाओं के लिए 243 जेड याद रखना। जेड को कैसे याद रखो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। तो 40वां सवाल, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, क्योंकि वहाँ तो दिल्ली के अंदर कौन कर रहा था, राष्ट्रपति कर रहा था, तो राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल।
41वां सवाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। 62 क्यों ही होगा, क्योंकि वहाँ पे हम देख रहे थे दिल्ली के अंदर 6 वर्ष या 65 वर्ष था, तो यहाँ भी क्या होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। नहीं भैया, नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है तो सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति कैसे करेगा? तो इसका नियुक्ति का सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करेगा। तो 2 गलत है, तो क्या आंसर होगा 41 का ए, केवल एक सही है। 42वां, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त NV लोहानी थे। एक चीज़ याद रखना, वो भारत के निर्वाचन आयुक्त में क्या है, पहला और वर्तमान, ये 2 याद रखना। लेकिन मध्य प्रदेश के सभी निर्वाचन आयुक्त आपको याद होना चाहिए। पहले थे NV लोहानी जी, निमोदा परशुराम बसंत प्रताप सिंह से जस्ट पहले थे। बसंत प्रताप सिंह जो है अभी वर्तमान में। अच्छा, ये सवाल मैंने पूछ रखा ना कि मध्य प्रदेश के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह जी हैं। फिर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो दिन था 1 फरवरी 1994। ये MPPSC ने 2022 में ये सवाल पूछा था, नहीं 2021 में ये सवाल, MPPSC प्री 2021 में ये सवाल पूछ लिया। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 फरवरी 1994 को की गई है। 45वां सवाल, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। गलत बात है, एक सदस्यीय निकाय है, सिर्फ एक ही निर्वाचन आयुक्त खुद होता है। दूसरा सवाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति व आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है? नहीं जनाब, उच्चतम न्यायालय नहीं, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसे हटाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ए, केवल एक सही। 46वां सवाल, राज्य निर्वाचन आयोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक कर्मचारी नियुक्त करने का अनुरोध किससे करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग किसे लेटर लिखेगा? राज्यपाल को लिखेगा कि भैया हमें ये 15 सरकारी कर्मचारी दो जो चुनाव करवा दें, जो प्लान बनाना कर दें, तो राज्यपाल से वो करेगा। आगे बढ़ते हैं। 47वां सवाल, किस अनुच्छेद के द्वारा पंचायत को निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है? तो अनुच्छेद 243O क्या बोलता है कि निर्वाचन न्यायालय के हस्तक्षेप, मतलब जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं उसमें तुम न्यायालय हस्तक्षेप मत करो। इसको याद करना, पंचायत गांव के लोग हैं वो कैसे बोलेंगे? ओ ओ ओ, इस तरीके से। तो क्या होगा? 243O। आगे बढ़ते हैं, 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा है? गोपाल शरण शुक्ल रहे थे, आदित्य विजय सिंह रहे थे, अजित रायजादा रहे थे, इसके अलावा NV लोहानी और फिर R परशुराम जी रहे हैं, NV लोहानी जी रहे हैं, और वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह जी हैं। तो 1 2 3 4 5 6। चलिए अगला सवाल 50वें नंबर का, मध्य प्रदेश निर्वाचन भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो निर्वाचन भवन का उद्घाटन जो होता है 1 नवंबर 1997 को हुआ था। और इसका फीता किसने काटा था? तो तब तत्कालीन राज्यपाल जो थे अपने मोहम्मद शफीक कुरैशी जी ने इसका फीता काटा था। आगे बढ़ते 51 नंबर का सवाल, पंचायतों तथा नगर पालिका के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो पंचायतों नगर पालिका के चुनाव हेतु जो अधिसूचना जारी करता है वो मध्य प्रदेश का राज्यपाल करेगा। ठीक है। 52वां सवाल, विधानसभा व विधान परिषद के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव हेतु राष्ट्रपति जी इसकी अधिसूचना जारी करते हैं। 53वां सवाल और अंतिम सवाल कि नगर पालिकाओं के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाई गई है? तो 243O हमने देखा, पंचायत के मामलों में रोक लगाई गई, ओ करके किसान चिल्ला रहे। और अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? 243ZG जी, मतलब इसको ऐसे याद रखो, जी थोड़े पढ़े लिखे लोग समझ लो तो नगर पालिका के रहने वाले लोग तो जी बोलेंगे, और गांव में क्या बोलेंगे? ओ। चलिए बाकी मेरे द्वारा MPPSC प्री टेस्ट के 60 टेस्ट करवाए जाने जो सिर्फ मात्र 299 रुपये में है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।